महान मैथमेटिशियन एडवर्ड फ्रंकल ने कहा था कि द गॉड इज ए मैथमेटिशियन, क्योंकि उनके अनुसार पूरे यूनिवर्स के नियम मैथमेटिक्स के आधार पर चलती है। स्टार और प्लैनेट की मूवमेंट, शेप और ग्रेविटी एक मैथमेटिकल कांस्टेंट के ऊपर चलती है, और एक छोटे एटम से लेकर विशाल ब्लैक होल तक कुछ मैथमेटिक्स की बेसिक प्रिंसिपल आधार पर चलती है। इसी महान दार्शनिक ने कहा था, ब्यूटी देखने वाले आंखों की नजरिया से ही पा जाता है। जब भी हम रात को आसमान की ओर देखते हैं, हम चमकते हुए तारों की चमक को अनुभव करते हैं। कहते हैं कैसे भगवान ने इस सुंदर ब्रह्मांड को बनाया, और सवाल पूछते हैं कि कैसे प्लैनेट स्टार की ऑर्बिट करती है और मून प्लैनेट की। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक सही पोजीशन में रोटेट करती है। आखिरकार वो कैसे ऐसे रोटेट करती है, इसे देखकर हम कह सकते हैं कि गॉड एक बड़े मैथमेटिशियन है। हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, यानी भगवान की भाषा। हमारे नेचर में ऐसे ऐसे नेचुरल पैटर्न देखते हैं जो पूरी तरह मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे गोल्डन रेशियो। सन 1600 में आइजैक न्यूटन से लोगों ने सवाल किया था कि अगर एप्पल पेड़ से जमीन पर गिर सकती है तो फिर मून क्यों नहीं गिर जाती। दोस्तों, ये सवाल न्यूटन से पहले किसी ने भी नहीं पूछा था। धरती पर होमोसेपियन की 60 लाख सालों से अस्तित्व है, फिर भी किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा था। उस वक्त लोगों की लॉजिक था कि यदि एप्पल पेड़ से गिर सकती है, फिर मून भी नीचे गिर सकती है। न्यूटन ने कहा, हाँ, एप्पल नीचे गिर सकती है, क्योंकि ये एप्पल का ये लॉ है, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि एप्पल पेड़ से नीचे गिरती है, लेकिन मून नीचे गिरने की कोई भी बात नहीं लिखी गई। सवाल को पाने के लिए न्यूटन ने कैलकुलस की इन्वेंट की। कैलकुलस के द्वारा न्यूटन ने ही इस मून प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जब हम कैलकुलस को देखते हैं तो हमें कोई भी वस्तु के गिरने की मोशन को कैलकुलेट करते हैं। न्यूटन के कैलकुलस की खोज के बाद ही सेलेस्टियल मैकेनिक की युग शुरुआत हुई। यहाँ हम देखते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट में फिजिक्स और मैथ दोनों काम आती है। जब आइंस्टाइन आए तो लोगों ने भी उनको एक सवाल पूछा था कि ये नेचर क्या है और ग्रेविटी की ओरिजिन क्या है। तब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी। उनके अनुसार ग्रेविटी जैसे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये किसी सेलेस्टियल बॉडी के द्वारा स्पेस कर्व्ड होने की वजह से ग्रेविटी पैदा होती है। नॉर्मन पीपल कहता है कि मैं इस धरती पर खड़ा हूँ क्योंकि धरती मुझे खींच रही है, लेकिन आइंस्टाइन इसे गलत कहते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं कि हम धरती के ऊपर इसलिए खड़े हैं क्योंकि धरती की स्पेस टाइम कर्व्ड बहुत बड़ा है। स्पेस हमें धरती की ओर पुश करती है। आखिरकार यदि हम आइंस्टाइन की थ्योरी की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रेविटी हमें खींच नहीं रही है, बल्कि स्पेस हमें धकेल रहा है। जब हम स्ट्रिंग थ्योरी को देखते हैं तो स्ट्रिंग थ्योरी 100 साल पहले से ही शुरू हुआ है, जहाँ मैथ और फिजिक्स दोनों ही स्ट्रिंग थ्योरी की पार्ट है। तो जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में दे रहे थे, तब टोपोलॉजी और द टोपोलॉजी ऑफ हाइपर डायमेंशन की युग की शुरुआत हो रही थी। यहाँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे थे। नेचर में हम ऐसे पैटर्न पाते हैं जो पूरी मैथमेटिकल ऊपर बेस्ड है, जैसे फिबोनाची सीक्वेंस या कहे गोल्डन रेशियो। 12वीं सेंचुरी में इटालियन मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची ने पहली बार इस सीक्वेंस को दुनिया के सामने रखा। गोल्डन रेशियो की पैटर्न नेचर में हर जगह पाते हैं, जैसे किसी पेड़ की वृद्धि और हमारे हाथ की रेशियो। नेचर में पाए जाने वाले हर फ्लावर और कुछ जीवों में भी एक फिबोनाची सीक्वेंस पाया जाता है। गोल्डन रेशियो में हमें ब्यूटीफुल डिजाइन हमें बेहतरीन ऑर्डर में देखने के लिए मिलती है। हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट से लेकर स्ट्रक्चर गोल्डन रेशियो में बनी हुई है। पूरे यूनिवर्स में पूरी तरह स्पाइरल डिजाइन से भरी हुई है, जैसे हमारे डीएनए की स्ट्रक्चर से लेकर स्नेल की बनावट तक। तो ऐसे लगता है कि पूरी सृष्टि की रचना भगवान ने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज से आधार पर की। जिस तरह हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के जरिए अलग अलग गेम्स और एप्लीकेशन बनाते हैं, गोल्डन रेशियो की खोज फिबोनाची से पहले कई साल पहले हमारे देश में चंद्र सहस्त्र से लेकर आचार्य पिंगल तक की थी। आचार्य पिंगल की समयकाल 450 बीसी से लेकर 200 बीसी तक माना जाता है। बात का जिक्र हमें भरत मुनि की नाट्य शास्त्र में देखने के लिए मिलती है। फिबोनाची से 500 साल पहले हमारे देश के महान मैथमेटिशियन वराहमिहिर ने इस गोल्डन रेशियो को उल्लेख किया था। फिबोनाची ने पश्चिमी दुनिया के सामने एक गोल्डन रेशियो पहली बार रखा था। तो हमारी वास्तविक दुनिया और मैथमेटिक्स के बीच की इस रिलेशन को एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पाई के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। पाई किसी सर्कल की परिधि और उसकी व्यास के बीच रेशियो को बताती है। 2013 तक पाई का मान डेसिमल के बाद 12 ट्रिलियन नंबर तक मापा गया था। फिर भी सुपर कंप्यूटर पाई की एग्जैक्टली मान नहीं निकाल पाया, लेकिन पाई का सिग्निफिकेंस सर्कल से हटकर कहीं उससे भी बहुत बड़ा है। पाई ऐसे बहुत सारे फेनोमेनन में देखने के लिए मिलता है जिनका सर्कल और डायमीटर से कोई भी मतलब नहीं। हमें बताएगा कि रेनबो में कौन सी कलर दिखाएगा या फिर पियानो में मिडिल सी कौन सी साउंड प्रोड्यूस करेगी। पाई ही किसी एप्पल की सेल की स्पाइरल ग्रोथ को डिसाइड करती है। पाई ही किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की ब्राइटनेस को डिसाइड कर देगी। अवर मैथमेटिकल यूनिवर्स की किताब लिखने वाले फिजिक्स की प्रोफेसर मैक्स डेगमार्क के अनुसार कंप्यूटर गेम्स नंबर और मैथमेटिकल इक्वेशन के अलावा और कुछ नहीं है।
इसी तरह हमारी फिजिकल वर्ल्ड भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। प्रोफेसर मार्क्स के अनुसार हमारी रियलिटी एक डिजिटल फोटोग्राफी की तरह होती है। अगर हम जूम करते जाए तो हमें पिक्सल की फील्ड के अलावा और कुछ नहीं दिखेगी। ये फंडामेंटल पिक्सल 3 अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट होती है और ये नंबर वेवलेंथ की बेस पर डिनोट करते हैं कि कौन सी कलर आएगी। ये 3 बेसिक कलर है, ब्लू, ग्रीन और रेड। प्रोफेसर मार्क्स के अनुसार हम इस यूनिवर्स की रहस्य को इक्वेशन के जरिए सुलझा पाएंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपने जमाने में इक्वेशन के जरिए फ्यूचर को प्रेडिक्शन करने की बात कर रहे थे और उनके समय में भी हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दुनिया के सामने लाया। बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए हम पूरे ब्रह्मांड को सुलझा पाएंगे कि आखिरकार भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया। क्या दोस्तों भगवान सच में एक मैथमेटिशियन है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।